नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। चुनाव जब भी आते हैं, कई तरह के सर्वे होते हैं, कई तरह के दौरे होते हैं, लेकिन सबके बीच सबसे ज्यादा जिसको इंतजार रहता है वो संभावित प्रत्याशी, वो लोग जो आस लगाए बैठे हैं आलाकमानों से, राजनीतिक दलों से। राजस्थान की बात करें तो कई दौरे हुए हैं, लेकिन उन बीच में अब इंतजार सूची का है, क्योंकि सूची लटकी हुई है और जो टिकट की बाट जो रहे हैं उनकी सांसें अटकी हुई है। सर्वे पूरे हो चुके हैं, सर्वे के बाद रिपोर्ट तैयार है, लेकिन सूची का अभी भी इंतजार है। और मंथन के बीच भी कई बार ऐसे मौके देखे गए कि माथे पर शिकन नजर आई उन लोगों के जिनको जिम्मेदारी दी गई है टिकट चयन की या उम्मीदवारों के नामों के चयन की। क्या कारण है, सूची में देरी क्यों है, क्या इसके पीछे खुद अपने स्तर पर संतुष्ट नहीं होना कारण माना जाए, या फिर अलग अलग तरह के सर्वे आ रहे हैं वो भ्रमित कर रहे हैं राजनीतिक दलों को। कारण जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय करवा दें। कांग्रेस से हमारे साथ पौरुष भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं। बीजेपी से हमारे साथ सुरेश गर्ग जी जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, देखिए, दिल्ली की राजनीति को आप काफी नजदीक से देखते हैं। राजस्थान को लेकर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी सबसे ज्यादा फोकस राजस्थान का है। वजह यही है कि मुख्यमंत्री इधर लगातार दौरे कर रहे हैं और दूसरे दिन उनका कोई ना कोई दौरा होता है, किसी न किसी जिले में जाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, उन्होंने भी कई दौरे किए। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर आ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले जयपुर आकर गए हैं। लेकिन इन सबके बीच वहां जो भीड़ लेकर जाते हैं कार्यकर्ता, जो शक्ति प्रदर्शन करते हैं, उनको लगता है कि अब हमारी भीड़ जो हमने यहाँ दिखाई है, क्या उसका फल हमको मिलेगा, इस भीड़ का कोई असर नजर आएगा। आपको क्या कारण नजर आता है? दोनों दलों की तरफ से अभी तक कोई सूची या किसी तरह का कोई उसमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ना नजर नहीं आ रहा। तो प्रभात जी, चुनावी जाजम पूरी तरह बीत चुकी है। कल जयपुर में आयोग आ रहा है 3 दिन के लिए। 1 तारीख को मीडिया से भी रूबरू होगा और बीजेपी पूरा मंथन कर चुकी और कांग्रेस भी कर चुकी। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आज 12 बजे तक शायद कुछ सूची आ सकती है, क्योंकि कल श्राद्ध शुरू हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि श्राद्ध में शायद 14 अक्टूबर तक ये पार्टियां सूची जारी ना करें, क्योंकि 6 तारीख के बाद आचार संहिता की बता रहे हैं कि 4 तारीख को ये चुनाव आयोग वोटर लिस्ट जारी करेगा पूरी तरह से। और जो सूची जारी नहीं होने का सवाल है, उसके पीछे दोनों ही दलों का एक बड़ा मंथन है, क्योंकि राजस्थान को लेकर दोनों दल एमपी और छत्तीसगढ़ से ज्यादा गंभीर है। और वो गंभीरता इसलिए बढ़ गई, जो राहुल गांधी ये बोल गए कि एमपी छत्तीसगढ़ में हम कांग्रेस सरकार बना रही है और राजस्थान में मुकाबला जो बोल गए, तो उससे भी एक वो। और मोदी जी और अमित शाह जी ये इस बात को चाहते हैं कि राजस्थान में कड़ी मेहनत की जाए और राजस्थान को एक बार जरूर लाया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत कम संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी की लग रही है। परिणाम तो जनता करेगी, जो प्रयास है वो बता रही। तो जो ये सूचियों की जो बात है, इसमें इस बार एक एक चीज को बड़ा परखा जा रहा है। आप जैसे मध्य प्रदेश में देखें, सांसदों को, बड़े बड़े दिग्गजों को उतार दिया गया, तोमर जी जैसों को उतार दिया गया। तो ये जो मंथन और एक जो नेताओं की आपसी मतभेद का मंथन है, इसको लेकर केंद्र बड़ा चिंतित है राजस्थान को लेकर। इसीलिए आप देखेंगे कि रात को कल 4 बजे तक भी मीटिंग चली सुबह, और बहुत गंभीरता से इस बात को लेकर मंथन हो रहा है। तो सूची तो मुझको ऐसा नहीं लगता कि जो डिस्प्यूटेड सीट है, यानी कि कम से कम 150 सीट जिनकी सूची जारी आ जाए, हो सकता है कि 50-60 सीटों की सूची आज 12 बजे तक हो सकता है वो कर दें रात से पहले। और अगर कल श्राद्ध लग गया तो फिर 14 अक्टूबर तक शायद इंतजार ही इसका करना पड़ेगा। और जो शक्ति प्रदर्शन का दौर है, ये तो कोई नई बात नहीं है। अब जो भी टिकट प्रार्थी टिकट चाहेगा वो अपनी ताकत तो दिखाएगा ही, और जो नेता स्वयं की दौड़ में वे भी अपनी ताकत इस बात को दिखाएंगे ही। पार्टी भी अपनी यात्राओं के जरिए दोनों एक दूसरे से अपनी ताकतें दिखाई रही है। और जो मुख्य लीडर है वो तो आएंगे, क्योंकि पार्टी को जिताना है। अब वो ही नहीं आएंगे तो फिर प्रदेशों में कौन जाएगा सभाओं को सम्मिलित करना। चुनाव तो मेन वो त्योहार तो मेन वही होता है ना। तो बड़ी बात इसमें ये अब पार्टियों की चिंता आयोग ने भी इस बात से बढ़ाई। कल से जैसे चुनाव आयोग आ रहा है, तो 1 तारीख को चला जाएगा आयोग यहाँ से, तो ऐसा लग रहा है कि 10 तारीख तक आचार संहिता लग सकती है। लेकिन 14 श्राद्ध ने
पार्टियों का जो थोड़ा सा स्वाद इसमें बिगाड़ा, क्योंकि शुभ कार्य मानते हैं बहुत से, नहीं मानते, मानते भी हैं बहुत, वो करते नहीं है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि 14 अक्टूबर तक कोई सारा खुलासा हो जाएगा। 14 अक्टूबर के बाद ही शायद चुनाव परवान चढ़ेगा। बाकी ये कसरतें तो चलती रहेगी, सभाएं, मीटिंग, बैठकें, इनका दौर तो जो चल रहा है वो चल रहा है। दिल्ली की जहां तक रिपोर्ट है वो भी ये रिपोर्ट है कि शायद 14 के बाद ही सूची आए, अगर आज रात 12 बजे तक नहीं आई तो। जी परुष जी, क्या ये माना जाए कि कांग्रेस इसलिए देरी कर रही है क्योंकि एक नई चुनौती दे गए हैं राहुल गांधी? हो सकता था कि सूची आ जाए, आज तक कल तक आ सकती थी सूची, लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया कि कांटे की टक्कर है। और जब कांटे की टक्कर में वो खुद को ही एक तरह से ये कहना कि कांटे की टक्कर यानी कि खुद को वो मैदान में थोड़ा सा कमजोर साबित करना, वरना तो अक्सर यही कहा जाता है कि हम पूरी तरह से मैदान में और हम बिल्कुल 75% सीटें हमारे खाते में आएंगी, लेकिन खुद आगे बढ़कर इस बात को मानना कि यहाँ कांटे की टक्कर है, एक ये चुनौती हो गई कि अब सूची में ऐसे नामों को रखा जाए कि इस कांटे की टक्कर को हम उस बात को पूरा कर पाए जो राहुल गांधी कह के गए। इसी वजह से शायद और वापस मंथन किया जा रहा है और इसी वजह से सूची लेट हो रही है। देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने जो बात कही उसको देखा जाए तो कई लोग उसको गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के कहने का अर्थ ये था कि आप जैसे कि अभी हमारे माननीय विश्लेषक महोदय ने बताया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है वहां पर बीजेपी खुद अपने आप को हारा हुआ मान रही है, वहां पे बीजेपी की स्थिति कमजोर है। और वहां पे देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस चुनाव लड़ नहीं रही है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के सामने जनता कांग्रेस को चुनाव लड़वा रही है। तो वहां तो राहुल गांधी जी के कहने का अर्थ ये था कि भाई वहां पर हम लोग जिस तरीके से एक तरफा जो हम लोग मुकाबले में उसके तुलना में उन्होंने राजस्थान की स्थिति कमजोर बताई थी। और देखिए, राजस्थान के बारे में आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि राजस्थान में हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्ष में इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार लेकर के आई और जन जन से जुड़ी और जनता से जुड़ा हुआ ऐसा कोई सा वर्ग, चाहे वो सरकारी कर्मचारी वर्ग हो, चाहे वो कृषकों का वर्ग हो, छात्र वर्ग हो, महिला वर्ग हो या अन्य किसी प्रकार का वर्ग हो, हमने किसी भी वर्ग को हमारी सरकार की योजनाओं से अछूता नहीं रखा। आप देखिए, उसी का परिणाम रहा कि पिछले 4.5 साल में राजस्थान के 8 उपचुनाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी की एक जगह जमानत जब्त हुई, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट एक जगह तीसरे नंबर पर है। इनके सिर्फ एक भरोसा है, तो इतना भरोसा है तो सूची तो जारी कर देनी चाहिए थी ना। फिर आपको जब भरोसा है कि आपकी सारी योजनाएं बड़ी अच्छी रही हैं और उनका असर रहा है, फिर सूची में किस बात की देरी? सूची को लेकर मेरा बेसिक फोकस यही है। देखिए, सूची के बारे में मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, सूची के बारे में हमारा फोकस, हमने इस बार हमने जन कल्याणकारी योजनाएं जनता को दी, अच्छी अच्छी योजनाएं दी। हमारा फोकस इस बार ये भी है कि हम जनता को, हालांकि हम ये चीज नहीं कह रहे कि हमारे जो वर्तमान विधायक है उनमें कोई खराबी है, लेकिन पर हम लोगों का एक फोकस है वो ये चीज है कि जनता को हम ऐसे जनप्रतिनिधि भी दें जो कि जनता की अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा उच्चतर हो, साबित हो वो लोग। तो देखिए, हमारे पास जिस प्रकार से आवेदन आए और आपने देखा कि हमारी कई सीटों पर तो, जैसे चौमू जैसी सीट पे तो 150 आवेदन आए, तो ये इस बात का परिचायक है कि आम जनता में इस बात का श्योरिटी है कि कांग्रेस सरकार आने जा रही है। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा, जो सूची में जो देरी हुई वो सिर्फ इस वजह से है कि हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में प्रत्याशियों के आवेदन आए हैं कि हमें उनमें से छटनी करनी पड़ रही है और बेहतर में से बेहतरीन छांटने की जो प्रक्रिया जो है उस वजह से हमें समय लग रहा है। देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि आप स्वयं हमारी प्रक्रिया के साक्षी रहे कि हमारे यहाँ शुरुआती प्रक्रिया जो हमारे माननीय प्रभारी रंधावा साहब थे, उनके साथ जो 3 सह प्रभारी लगे, उनसे पहले टिकटार्थियों ने मुलाकात की, उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकातें की और उनसे फीडबैक लिया। उसके बाद में हमारे द्वारा 3 सर्वे करवाए गए और उसके बाद देखिए, जो प्रक्रिया शुरू की गई, जो पीसी बनाई गई प्रदेश इलेक्शन कमेटी, उनके सदस्यगण जो थे वो जिला कांग्रेस कमेटियों में गए और वहां पे ब्लॉकों के द्वारा, हमारे द्वारा ब्लॉकों के मार्फत आवेदन मंगाए गए। उसके बाद आपने देखा होगा कि मधुसूदन मिस्त्री जी की अध्यक्षता में एक अलग से हमारे द्वारा कमेटी का गठन किया गया जिसके अंदर लोकसभा वाइज पर्यवेक्षक लगाए गए और यही नहीं, जो हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसके अंदर एक अलग से पर्यवेक्षक भेजे गए जो कि संभाग वाइज भेजे गए। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर हमारे द्वारा, इसको हम देशी भाषा में कहते हैं कि 7 छलनी में छानना, तो हम कई तरह की प्रक्रियाओं से होकर के हमारे टिकटार्थी और हमारे जो उम्मीदवार होंगे वो गुजरेंगे और जो बिल्कुल बेहतर से बेहतरीन उम्मीदवार होगा वो हम जनता को देने जा रहे हैं और ताकि जनता हमें बंपर होमो से चुनाव जिता करके वापस सरकार में ला सके, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, बीजेपी ने भी जो तरीका था उनका मंथन का, वो एक बहुत अलग तरीका है, जो संगठन की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग तरीके की है। प्रवास हुए कई विधायकों के, इसके अलावा आपने अपने स्तर पर बूथ से लेकर और अगले स्तर तक जितने भी सर्वे करवाए हैं सबकी सर्वे की रिपोर्ट भी आ चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जितनी भी सभाएं, जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, चाहे परिवर्तन संकल्प यात्रा की बात करें या फिर मोदी जब आते हैं तो मंच पर साझा किस तरह से उस मंच को किया जाता है, किस किस को बोलने का कितना मौका दिया जाता है, ये इशारे ये करता है कि सीट तय नहीं हो पाना, सूची तय नहीं हो पाना एक कारण इस वजह से भी है क्योंकि
जो मंच पर इशारे दिखते हैं अभी तक इन सबको एकजुट नहीं कर पा रहे बीजेपी के नेताओं को, जो यहाँ पर अलग अलग गुट बन गए हैं और इसी वजह से नाम फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। सबको ये कहना है कि राजे गुट से इतने टिकट मिलने चाहिए, राठौड़ गुट को इतने टिकट मिलने चाहिए, सीपी जोशी गुट को इतने, गजेंद्र सिंह चौहान गुट को इतने। तो जब तक गुटबाजी से आप पार नहीं पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि सीटों के मंथन को लेकर आप कोई सूची जारी कर पाएंगे। देखिए प्रभात जी, भारतीय जनता पार्टी में तो गुटबाजी का सवाल ही नहीं है। यहाँ पर संगठन है, मजबूत संगठन है। संगठन जो बोलता है वो करते हैं। संगठन के बाहर कोई बड़ा से बड़ा नेता हो, संगठन के बाहर कोई नहीं जाता। किसी तरीके का राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। ये सब आपके कयास लगाए हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से नहीं है। जो ये कह रहे हैं ना कि पिछले उपचुनाव, अरे भाई तुम उपचुनाव के मास्टर हो, हम भी मानते हैं कि आपने केवल उपचुनाव जीते हैं, क्योंकि वो एक भावात्मक दृष्टि से जीता जाता है। क्योंकि परिवार में किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में उसके परिवार को टिकट दिया जाता है, तो निश्चित रूप से उसकी जीत होती है। लेकिन चुनाव और भी हुए, जिला प्रमुख के चुनाव हुए थे, 33 जिला हैं, 33 में से 22 जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के। वो क्यों है? इनकी नाकामी की वजह से ही होंगे ना। पंचायतों के चुनाव हुए थे, पंचायतों के चुनाव के अंदर भी हमारे सबसे ज्यादा मेंबर है, इनसे ज्यादा मेंबर है। तो उस चीज को तो देख नहीं रहे। उपचुनाव को जब भी अगर कांग्रेस का प्रवक्ता यहाँ आएगा तो सिर्फ उपचुनाव को लेके बैठ जाएगा। तो हम भी मानते हैं कि भाई तुम उपचुनाव के मास्टर हो, आप उपचुनाव में जीतो, लेकिन मुख्य चुनाव के हम मास्टर है। मुख्य चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। हमारा संगठन मजबूत है, कैडर बेस मजबूत है। आला कमान ने कोई चीज बोल दी तो वो फाइनल है, लेकिन यहाँ आला कमान ने कोई चीज बोल दी तो वो फाइनल नहीं है। जो आज आला कमान की तरफ से इशारा नहीं मिल रहा था क्या? सूची के लिए आला कमान की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला? घर साहब, सूची के लिए क्या आला कमान की तरफ से इशारा नहीं मिल रहा? अगर वही कहते हैं तो फिर अभी तो समय बहुत है साहब, समय बहुत है। ये तो देखो, हमने कभी ये घोषणा दी कि हम जल्दी समय तो कांग्रेस ने खुद ने बोला था कि 25 सितंबर, मतलब कांग्रेस ने खुद ने बोला था कि सितंबर के अंदर हम कुछ चुनाव कैंडिडेट की घोषणा कर देंगे। कांग्रेस की आंतरिक मामला, इसमें भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का कहाँ जरूरत है? तो शुरू से जर्ग साहब, अगर समय बहुत है तो फिर मध्य प्रदेश में इतनी जल्दी सूची क्यों जारी कर दी गई? हमारी स्ट्रेटेजी, ये तो हर राज्य की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है प्रभात जी। ये तो हर राज्य की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, उस स्ट्रेटेजी के अनुसार हमें भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हमारे पास में संगठन मजबूत है, हम हमारी स्ट्रेटेजी से काम करते हैं और उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम मजबूती से जीतते हैं और जीतते हैं। ये हमारा मतलब एक मास्टर स्ट्रोक मानो या कुछ भी मानो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और सब मिलजुल के चुनाव लड़ रहे हैं। कोई ऐसा बता दीजिए ना कि भाई नेता इधर से उधर चला गया हो या उसका गलत स्टेटमेंट आ गया हो, इस तरह तो कुछ है ही नहीं। ये तो आपस में कयास लगाए जाते हैं। लेकिन हकीकत तो कांग्रेस के अंदर देखिए ना, सचिन पायलट और गहलोत पिछले 4.5 साल के अंदर एक नहीं हुए। वही नाकारा निकम्मा कौन किसको? सचिन पायलट को बोले जाते हैं। फिर ये दूसरा ये कह रहे हैं प्रभात जी, आप देखिए कि सब हमारी जन कल्याण योजनाएं। प्रभात जी, इनसे पूछिए आप, 4 दिन पहले एक बड़े बड़े अखबारों में करोड़ों रुपए का विज्ञापन दिया था, उसमें एक भ्रष्टाचार, कितना झूठा विज्ञापन दिया था। इन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में एक विज्ञापन दिया था कि 1150 रुपए का सिलेंडर हम 500 रुपए में दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए, 706 रुपए का सिलेंडर 1150 रुपए का कहां से हो गया? जब केंद्र सरकार 706 रुपए में दे रही है तो आपने 1150 रुपए का विज्ञापन कैसे दिया? किस तरह से आप करोड़ों रुपए का दुरुपयोग कर रहे हो? 18 लाख सब्सिडी की बात कर रहे हो तो 18 लाख का 74 करोड़ कैसे हुआ? मुझसे इनसे पूछिए। जब 18 लाख के हिसाब से 200 रुपए की सब्सिडी के हिसाब से 36 करोड़ रुपए होते हैं, तो 74 करोड़ रुपए कौन से खाते में ट्रांसफर कर दिए? क्या गहलोत जी ने अपने नेताओं के खाते में ट्रांसफर कर दिए? क्या 38 करोड़ रुपए का इन्होंने, इसमें सरासर भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। तो ये इस तरह की झूठी बड़े बड़े विज्ञापन करना क्या साबित कर रहा है इन चीजों का? इनको पता लग रहा है कि किस तरह से झूठा वो कर रहे हैं। अरे कौन सी योजना? आप जब सिलेंडर के अंदर इस तरह के झूठे बोल रहे हो, इसी तरीके से अन्नपूर्णा फूड योजना के अंदर देख लीजिए, वो लाल मिर्ची की जगह भूरी मिट्टी मिल रही है। कौन सी योजना पे जनता इनके ऊपर विश्वास करेगी? वो जो स्मार्टफोन योजना है इनकी, वो बेचारों के घरों के अंदर वो स्मार्टफोन विस्फोट हो गया और उनके जो बेचारों की जो जमिया पूंजी है उसमें आग लग गई। तो बताइए ना कि कौन सी योजना से आप सफलता, जो किस योजना के मुंह से आप जनता के बीच में जाओगे? जनता तो आपसे बहुत सख्त नफरत कर रही है। जनता जो है ना 2023 के अंदर बुरी तरह आपको हराएगी। जो पिछला रिकॉर्ड है ना आपका 21 सीटों का, वो 21 सीटें भी नहीं मिलेगी। इस तरह की दुर्दशा आपने, मतलब भ्रष्टाचार और अत्याचार, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, किसानों के साथ खिलवाड़ किया है, महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इस तरह का मतलब राजस्थान के अंदर कर दिया, तो जनता इसको सहन नहीं करेगी बिल्कुल।
चलिए प्रमोद जी, दोनों राजनीतिक दलों ने करीब 4-4, 5-5 सर्वे कर लिया, अगर सब तरह के सर्वे को मिला लिया जाए तो। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जो मध्य प्रदेश में जो सूची जारी कर दी गई उसमें जो नाम आए हैं, जिस तरह के नाम आए हैं, बीजेपी के दिग्गजों के नाम आए हैं, सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है, जो जो जिनकी जीत का अंतर ज्यादा था उनको चुनावी मैदान में उतार दिया गया है, ये एक तरह से चिंता बढ़ा रहा है कांग्रेस की और राजस्थान में बीजेपी की भी, कि अब अगर इस तरह से हम, वो वहां की स्ट्रेटेजी हो सकती है, गर्ग साहब ये कह रहे हैं, लेकिन एक असर तो पड़ता ही है कि अगर शुरुआत में दिग्गज मैदान में उतार देंगे और उन्होंने अगर कोई सूची पहले जारी कर दी जिसमें पता चला कि वो बीजेपी उसके सामने आने वाले वक्त में उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से जैसा एमपी में हुआ वैसे राजस्थान में कोई जीते हुए को सांसदों को उनको उतार दे, तो फिर उनकी सूची तो बेकार हो जाएगी। क्या ये भी कारण माना जा सकता है? नहीं, देखो प्रभात जी, दरअसल बात क्या है कि सूची तो आचार संहिता लगने के बाद ही आमतौर पर आती जाती रही है, लेकिन इस बार ये बता सूची का जल्दी लोगों में क्यों पड़ गया? क्योंकि गहलोत जी ने, कांग्रेस ने ये बवाल मचाया कि 2 महीने टिकट दे देंगे, 2 महीने पहले टिकट देंगे, 2 महीने पहले टिकट देंगे, 6 सितंबर को सूची आ जाएगी। तो इससे लोगों में लग गया कि ये 2 महीने पहले टिकट दे देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारी में लगी। तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को इसमें डिफीट करेगी, वहां पहले हमने सूची कर दी थी मध्य प्रदेश वगैरह में, एक अलग बात है। राजस्थान में जो इनने करा ना 2 महीने पहले 2 महीने पहले 2, इससे नहीं तो आमतौर पर क्या है कि जैसे आचार संहिता लगती है तो लास्ट नॉमिनेशन के दिन तक, मतलब सिंबल जमा कराने के दिन तक सूची आती जाती रही है। और दूसरी जो जहां तक बात दिग्गज मध्य प्रदेश में उतारे हैं, तो हर पार्टी देखो इस बात को तो चाहती है कि सीट निकाले। और इस बार राजस्थान का चुनाव बहुत ही अहम इसलिए भी है कि इसमें सरकार जैसे रिपीट का पहली बार ही दावा कांग्रेस कर रही है कि भाई रिपीट करेंगे। दूसरा, बड़े लीडरों की भी यहाँ परिवर्तन हो रहा है। अगर मान लो कांग्रेस सरकार नहीं बनती या बनती है तो एक जो बहुत पुराने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का शायद मुख्यमंत्री काल ये लास्ट हो, ये भी हो सकता है। या फिर भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा जी का जैसे संकेत अभी मोदी जी की सभा में मिले, आपने देखा होगा कि उन्होंने बिल्कुल ना तो उनके कार्यकाल की कोई तारीफ करी पिछली, या ना बोलने का जो भी आपने देखा, तो उनका भी शायद अंतिम हो सकता है कि ना बने सीएम। तो एक तो लीडरों की भी यहाँ वो हो रहा है। तो जैसे अभी कल की चर्चा थी दिल्ली में कि शायद केंद्र में रीसफल हो, कैबिनेट रीसफल करके ओम बिरला जी को शायद चुनाव लड़ाने के लिए आए, या यहाँ के जो दिग्गज सेंट्रल मिनिस्टर 2-3 जो है उनको चुनाव लड़ाया जाए, रीसफल करने की तैयारी है। और दूसरा कोई यहाँ बनाया जाए, यहाँ के सीएम करोड़ी लाल जी का नाम दिया रहा था मिनिस्ट्री में, तो रिसफल की भी यहाँ तैयारी है पूरी तरह से। और इसलिए भी लग रहा है कि रिसफल हो सकता है कि भाई उन्होंने मध्य प्रदेश में सेंट्रल मिनिस्टर्स को टिकट दिए, हालांकि आने के बाद वो इस्तीफा दे सकते हैं, इसमें कोई नहीं, लेकिन पहले भी हो सकता है वो करें। तो सूची का तो बवाल इसलिए बढ़ा। अब सूची तो मुझको तो नहीं लगता आज रात 12 बजे तक नहीं आई तो 14 अक्टूबर तक कोई सूची पूरी आ जाएगी। और सूची का तो इस बार भी आप देख लेना जन टीवी पर, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो यहाँ चर्चाएं हैं, बड़े बड़े लीडरों का कहना है कि जो सिंबल जमा कराने की अंतिम तारीख तक नाम आएंगे डिस्प्यूटेड सीटों में, इसमें राजस्थान में कम से कम 60 तो ऐसी मुकाबले की सीट है ही, 60 के करीब, तो जिनमें बहुत जबरदस्त टफ कंपटीशन होता है और दोनों पार्टियां एक दूसरे कैंडिडेट को देखकर टिकट देती है। या उसमें ये भी तो गणित चलते हैं कि वो उतार दिया। वो दूसरा एक गणित ये भी चल रहा है जो कांग्रेस में कि इंडिया जो गठबंधन बना है उस लोग टिकट मांग रहे हैं कि भाई शिवसेना भी मांग रही है हमको 2-3 सीट दे दो, इस तरह से। और जो भारतीय जनता पार्टी का बात है तो यहाँ हरियाणा में जो भाजपा और जेजेपी की गठबंधन सरकार है, तो जेजेपी ने भी 30 सीटें मांगी है कि हमको 30 सीट दे दो। अब मिलना तो मुश्किल लग रहा है। तो और भी जो गठबंधन की एनडीए भी मांग रही है। अब कौन एनडीए में और दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी का, वो भी टिकट मांग रहे हैं। तो इसलिए भी अगर पेच फंस रहा है कि हो सकता है कि वो 5-10 सीट कांग्रेस दे दे, दूसरे अपने सहयोगी दलों को 5-10 सीट भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को दे सकती है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है दे दें, क्योंकि दिल्ली था एक नाथ शिंदे जी ने भी मीटिंग की अमित शाह से। दुष्यंत चौटाला जो जेजेपी के ताऊ देवीलाल जी की जो पार्टी के, उन्होंने सीकर में भी बड़ा समारोह भी किया था 25 तारीख को, तो उन्होंने भी अमित शाह जी से मुलाकात की है कि हमको भी सीटें दो। और भी दल जो थोड़े मांग रहे,
तो सूची में ये भी रोड़ा है कि हो सकता है कि जो सीटें गठबंधन में क्या आप समझ जी बंटवारे को लेकर हो सकता है कुछ सवाल खड़ा हो, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, ये भी एक चल रहा है। चलिए जी परुष जी, कांग्रेस जल्दी सूची जारी करने की जो बात कह रही थी, 6 तारीख तक गोगोई जी आए थे, उन्होंने भी काफी यहाँ पर मंथन किया था और उनकी तरफ से भी कहा गया था कि जल्दी जो सूची जारी होगी। ये कहा जा रहा है कि वो जल्दबाजी जो है वो कारण ये है कि जहां पर 2-3 चुनाव हारे हैं या फिर जो कमजोर सीटें हैं, सबसे पहले उनकी जो सूची है वो जारी की जाएगी ताकि उनको ज्यादा समय मिल सके अपना प्रचार करने का, वहां पर लोगों के बीच जाने का, और उस सीट को ज्यादा अपने खाते में जोड़ सकें या फिर उस पर अपनी दावेदारी को, जीत की दावेदारी को और मजबूत कर सकें। इसलिए सबसे पहले जो सूची जारी की जाएगी वो ऐसे उम्मीदवारों की जारी की जाएगी जहां पर सीटें कमजोर हैं या फिर 2-3 चुनाव लगातार कांग्रेस आती रही है। क्या इसके अलावा कोई और स्ट्रेटजी है या फिर यही स्ट्रेटजी है सूचियों की जो फहरिस्त जारी होगी पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर? जी देखिए, बिल्कुल मैं इस बारे में आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे कि गोगोई जी का स्टेटमेंट था और आपने अभी जो बताया है बिल्कुल सही बात है कि जब हमारे द्वारा जब पहली सूची जारी की जाएगी वो उसी जगह की जाएगी कि जहाँ पे हम लोग 2 बार या 2 बार से ज्यादा हम लोग हारे हुए हैं जहाँ पे, ताकि हमारे प्रत्याशियों को एक लंबा समय मिल सके। और देखिए दूसरी बात, प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो हम लोग बेहतर से बेहतरीन प्रत्याशी देने का हमारा प्रयास है कि जो सीटें हम जो पिछली बार 2 या 3 बार जो हारे हैं वहां पे भी हमारे प्रत्याशी जीते। निश्चित तौर पर जीतने के लिए उनको लंबा समय देने वाली चीज तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये चीज भी है कि हम ऐसे प्रत्याशियों को ढूंढ रहे हैं कि जो कि वहां पे सीट निकाल सके, तो इस वजह से हमारे साथ विलंब हो रहा है। दूसरी बात देखिए, मैं इस बात को आपसे कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और के अभी प्रवक्ता हमारे बड़े भाई बड़े दम्भ भर रहे थे। ये देखिए, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि आपके बड़े नेता राजस्थान में, प्रधानमंत्री जी के लगभग 9 दौरे हो गए, अमित शाह जी लगातार बराबर में आए। आप देखिए, आप लोगों को राजस्थान में 9 साल हो गए काम करते हुए एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको करना यह चाहिए था कि आप राजस्थान में इतने अच्छे काम करते कि आपके प्रधानमंत्री जी सीना ठोक करके राजस्थान में कहते कि मैंने देखो राजस्थान में आप लोगों के लिए, राजस्थान वासियों की 13 जिलों की जो प्याज की योजना थी ERCP, जिसकी मैं खुद घोषणा करके गया था, उस घोषणा को मैंने पूरी कर दी। देखिए, मैंने आपके राजस्थान की रेल परियोजनाओं को, मैंने आपकी इतनी रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। देखिए, मैंने आपके राजस्थान के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने विभागों के इतने कारखाने बनवा दिए कि जिसकी वजह से आपके राजस्थान के इतने लोगों को रोजगार मिल गया। परंतु आपके पास देखिए कोई उपलब्धि नहीं है। रिफाइनरी भी जोड़ दीजिए जिसका कई बार उद्घाटन हुआ, बिल्कुल रिफाइनरी वाली। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, नकारात्मक राजनीति वही करता है कि जो खुद अंदर से सकारात्मक नहीं होता। आज आपकी स्थिति हो गई, रात को सपने में भी आपको अशोक गहलोत जी नजर आते हैं और आपने जो बात कही कि भाई उपचुनाव पे तो जिसकी सरकार होती है वो जीतती है, तो मैं तो कह रहा हूं वसुंधरा जी की भी सरकार थी पिछली बार, फिर वहां पे कैसे कांग्रेस ने बढ़त बनाकर रखी? आप इस बात का जवाब दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग जो अपना करिश्मा जो कहते हैं, चाणक्य कहते हैं, चाणक्यगिरी जो सारी थी, हमारे अशोक गहलोत जी ने राज्यसभा का जो उपचुनाव हुआ था वहां पे गुजरात के अंदर, जहाँ पे मरहूम अबराज साहब ने लड़ा था, और उस समय आपके चाणक्य जी ने क्या क्या किया था, कितने अनैतिक प्रैक्टिस की थी। विधायकों को जिस होटल में ठहराया गया वहां पे CBI भेजी, ED भेजी, और उसके बाद जो गुजरात के अंदर विधानसभा का चुनाव है, जब अशोक गहलोत जी प्रभारी बन के गए, वहां पे टेक्निकली हार हुई हमारी। तो हमारे आपके चाणक्य जी का पाला हमारे जादूगर से पड़ा है। उनको निश्चित तौर पर रात को नींद नहीं आती, इसलिए वो लोग बार बार यहाँ पर आते हैं वो लोग। और मैं आपसे इस बात को कहना चाह रहा हूं, आपकी अप्रत्याशित हार होने वाली है। आपका राजस्थान का सिर्फ जो कहते हैं कि भाई ये ना राज बदल गया, रिवाज वाली चीज, तो रिवाज इस बार रिवाज बदलेगा, इस बार राज नहीं बदलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के टुकड़े टुकड़े होते हुए राजस्थान की जनता ने देखे हैं कैसे कि आपके द्वारा वसुंधरा राजे जी को लगातार नेगलेक्ट किया गया। कल वसुंधरा जी को पता था कि अमित शाह जी शाम को आने वाले हैं, फिर भी वो झालावाड़ चली गई, और उनको किस प्रकार से डरा के बुलाया गया या उनके मान मनोबल करके बुलाया गया, या आपका आंतरिक विषय भी ये ज्यादा बता पाएंगे कि कैसे वसुंधरा जी फिर वापस भागी आई और आपकी कैसे गुटबाजी के तौर पे आपने सतीश पूनिया जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद में आपके द्वारा छुपे हुए तौर पे नेताओं को छूट दी गई कि भाई वसुंधरा जी को रिप्लेस करने के लिए सतीश पूनिया जी तो कमजोर साबित हो रहे हैं। आप लोग अपने आप को कौन बनेगा मुख्यमंत्री की वो जो सीट हॉट सीट होती है उसके लिए आप अपने आप को काबिल घोषित कीजिए। कैसे किरोड़ी लाल मीणा जी संगठन के खिलाफ जाकर के धरने प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं, और कैसे सतीश पूनिया जी आते हैं किरोड़ी लाल मीणा जी के समर्थक जवाब ले रहे हैं। आपने लगातार 8 साल देखे, और आपके नए प्रदेश अध्यक्ष जी ने 2 स्टेडियम सर्किल में प्रोग्राम आयोजित किए। वसुंधरा जी कहाँ थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सतीश पूनिया जी नए वाले कार्यक्रम में कहाँ थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। और आप बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं बोलता। सूर्यकांत व्यास जी का स्टेटमेंट क्या कहता है, अब ये बताइए मुझे। कैलाश मेघवाल जी को क्यों नोटिस जारी किया आपने? मैं सवाल पूछ रहा हूँ परुष जी, मैं आपके सवाल भी पूछ रहा हूँ इनसे, लेकिन मेरा एक सवाल भी, एक तो सूची के आसपास रखिएगा। बीजेपी के लिए कहा जा रहा है, कितने कयास हैं और कितनी उसमें पुष्टता है, आप मेरे को बताइएगा। एक तो जो संभावित सूची है, संभावित इसलिए क्योंकि अभी तक कोई रिवील नहीं हुई है,
पूर्व मंत्रियों के नाम नहीं है उसमें, ये कहा जा रहा है, जबकि उसमें एक पूर्व मंत्री है जिसका नाम नहीं है, जिसको काफी भरोसा था। दूसरा 10,000 से जो ज्यादा वोट से जीते हुए जो वो हैं उम्मीदवार, उनको प्रायोरिटी फर्स्ट सूची में दी जाएगी। यह भी कहा जा रहा है कि जो सांसद हैं, बीजेपी के सांसद, उनको कमजोर सीटों पर उतारा जाएगा। ये जीत सुनिश्चित करने की क्या स्ट्रेटेजी इसे माना जाए, और क्या लग रहा है कि इसका असर, ये जो आप तरीका है, उसमें उसकी छवि पहली सूची में नजर आएगी? देखिए प्रभात जी, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी वो रहती है कि हमको चुनाव जीतना है, हमें विशाल बहुमत से और जो पिछले रिकॉर्ड है सबको तोड़ के हमको चुनाव जीतना है। तो हमारी जो भी स्ट्रेटेजी होगी चुनाव जीतने के ऊपर आधारित होगी। ये फालतू के ये कांग्रेस के प्रवक्ता आके यहाँ उलूल जुलूल की बातें करते हैं कि वसुंधरा जी को ऐसा कर दिया और वो कैलाश मेघवाल जी के साथ ऐसा कर दिया। भाई कैलाश मेघवाल जी को कितनी सीटें दे रहे हैं? कैलाश मेघवाल जी ने कुछ बोला, हमने निलंबित कर दिया। लेकिन में कितनी सीटें दे रहे हैं? कुछ बोलते रहते हैं, इसके बाद में बता दो। सवाल पूछ रहे, सवाल बताइए राजेश जी को कितनी सीटें दे रहे हैं? तो मैं दे रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी तो 163 से ज्यादा सीटें जीत के आ रही है। आपको 21 सीटें जो पिछली बार मिली थी 2013 में, वो भी नहीं मिलेगी इस बार। चैलेंज के दावे के साथ कह रहा हूँ ये चीज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है, कार्यकर्ता जमीन पे काम करता है, भ्रष्टाचार नहीं करता आपकी तरह। आपके साले हर नस नस के अंदर भ्रष्टाचार बसा हुआ है। कौन सा ऐसा काम है जिसके अंदर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया? तो सिलेंडरों में भ्रष्टाचार कर दिया। 20,000 करोड़ रुपए के सवाल के जवाब मांगने पर संसद को ठप करने वाली सत्ताधारी पार्टी भ्रष्टाचार की बातें करती हुई अच्छी नहीं लगती। राफेल विमानों का ठेका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से छीन करके एक देश के दिवालिया को ठेका दिलाने वाली भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बातें करती हुई अच्छी नहीं लगती। अडानी अंबानी के प्लेन में इंतजार करते रहे आपके जो आज के खड़गे साहब है, खड़गे साहब बेचारे वहां इंतजार करते थे, प्राण में विधायक इस्तीफा देके विधानसभा खड़गे साहब आए थे, वो आपके खड़गे साहब मानसरोवर में आए थे। क्या दुर्गति की आपको पता है ना? खड़गे साहब आए थे, जनता तो चली गई थी आपकी। जनता देख रही है आपको, आपके झूठ को देख रही है। आपको जवाब बोलते हो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल से जवाब मिलने शुरू हो गए हैं। आपको छत्तीसगढ़ में जवाब मिलेगा, मध्य प्रदेश में जवाब मिलेगा, जवाब तो इसमें लोकसभा में जवाब मिलेगा आपको। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस बात को। पौरुष जी माफी चाहूंगा, समय पूरा हो चुका है। गर्ग साहब माफी चाहेंगे आपसे, समय पूरा हो चुका है। देखिए कोशिश यही है, लेकिन सूची का इंतजार इसलिए किया जाता है ताकि प्रत्याशी मैदान में जाकर, ये तो अपनी, उनकी भी तो एक स्ट्रेटेजी होती है, उनका भी तो एक तरीका होता है जीतने का। सूची अगर समय से जारी हो जाएगी तो सामने उन प्रत्याशियों को क्या मैदान में काम करने हैं और किस तरह से उनको अपनी जीत सुनिश्चित करनी है, पार्टी को जिताना है, वो सुनिश्चित करना है, इसके लिए उनको वक्त मिलता है। इसलिए सूची का इंतजार किया जाता है। जितना शक्ति प्रदर्शन उन्होंने सभाओं में किया है, कार्यालयों के चक्कर लगाए हैं, अपने साथ भीड़ लेकर आए हैं, उसके बाद वो उम्मीद जताते हैं तो गलत भी नहीं है। और शक्ति प्रदर्शन के साथ आपको भी थोड़ा सा आसानी हो जाती है कि किसने कितना शक्ति प्रदर्शन किया तो मौका दिया जा सकता है। सूची का इंतजार बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी भी सूची नहीं आनी चाहिए कि चुनाव का जो माहौल होता है उससे पहले सूची आ जाए। पर ठीक है, जो भी आपकी तरफ से उम्मीदवारों की सूची आएगी, लेकिन इन दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए जो चुनौती बना हुआ है उसमें यह है कि उम्मीदवार कौन से मैदान में उतारे जाए, नए ऐसे कौन से तरीकों को इजाद किया जाए, ऐसी कौन सी नई स्ट्रेटजी, ऐसा कौन सा नया तरीका अपनाया जाए ताकि अपनी जीत को सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि राजस्थान का जो चुनाव होगा वो लोकसभा के चुनावों से पहले बाकी जो 4 राज्य हैं उनसे ज्यादा असर लोकसभा के चुनाव पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। 200 विधानसभा सीटें हैं, इसलिए सबका फोकस इस पर, और यही वजह है कि दिग्गजों के दौरे भी हो रहे हैं। खैर, इंतजार करना पड़ेगा कि सूची कब आती है और ये सूची दूसरी पार्टी के लिए क्या टेंशन बढ़ाती है और उनके नामों के उलटफेर में क्या तब्दीली लेकर आती है और उनको कैसे ये मैदान को जीतने के लिए बाध्य करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे इस खास खबर जुड़ने के लिए। नमस्कार।